बीजापुर का बलिदान और आज की तारीख में बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। और जानते हैं ये बदला क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान को ये पता है कि अगर 23 जिंदगियां गई हैं और 23 शहादत हुई है तो इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भारत को ये पता है कि हम तो एक बार के लिए आतंकी से लड़ लेते हैं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला लिया है, लेकिन 134 करोड़ हिंदुस्तानी एक ही बात कर रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ आखिरकार फाइनल काउंटडाउन कब शुरू होगा। क्योंकि नक्सलियों को लेकर के जब कोई भी बड़ा एक्शन इस देश में लिया जाता है, न जाने कितने बड़े बड़े एनजीओ खड़े हो जाते हैं, न जाने कितने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं ये तो हमारे देश के ही लोग हैं। लेकिन बीजापुर में जो हुआ, इससे पहले सुकमा में जो हुआ और वतन पर जिस तरह से 23 फना हुए हैं, इसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि 23 शहादत का बदला भारत मांग रहा है। कुछ तस्वीरें देखें आप, जहां पर नक्सली हमला हुआ, 23 जवान शहीद हुए हैं, 25 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में जो लाल आतंक है और लाल आतंक का रेड कॉरिडोर कहां तक है, किन 11 राज्यों तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश ये कह रहा है कि बदला लेना जरूरी है, क्योंकि नक्सलियों ने जो हमला किया है ना, ये यूजीएनएल रॉकेट लॉन्चर के जरिए, इंसास राइफल के जरिए, AK-47 के जरिए किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशनल प्लानिंग में कहीं एक फेल्योर रहा है, क्योंकि कोबरा बटालियन, DRG, STF, बस्तरिया बटालियन, ये सभी 4 लोग ग्रुप बना करके जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए गए थे और लगभग ये हजारों की तादाद में थे, लेकिन 250 नक्सलियों ने हमला कर दिया। और जिस वक्त में एक ग्रुप बना करके तरेम इलाका, जो बीजापुर का जो तरेम इलाका है, वहां पर लगभग 700 की तादाद में ये जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए हमारी फोर्सेस पहुंची थी। वहीं तरेम इलाके में नक्सलियों ने यू शेप बनाया, यू शेप बना करके फिर हमला कर दिया। लेकिन नक्सलियों का सफाया कैसे किया जाए, बीजापुर का बलिदान ये सवाल कर रहा है। सवाल यह है कि बदला लिया जाए तो कैसे लिया जाए, क्योंकि नक्सली सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं फैले हुए हैं, नक्सली 11 राज्य तक फैले हैं। तो ऐसे में 23 जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? लाल आतंक का अंत कब होगा? आंध्र प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के तेलंगाना तक, तेलंगाना से लेकर के झारखंड, MP, UP तक जो ये रेड कॉरिडोर फैला हुआ है, 11 साल पहले ये कहा जा रहा था रेड कॉरिडोर का अंत सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अब ऑपरेशन प्लानिंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजापुर में CRPF के बड़े अधिकारी थे, बीजापुर में IG रेंज के जो अधिकारी होते हैं, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इतना बड़ा नक्सली हमला हो गया तो फिर यह बड़ा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार किसे ठहराया जाए और नक्सल का अंत किस तरह से किया जाए। शांति वार्ता के लिए हालांकि नक्सली बीजापुर में अब आगे आने लगे थे, और जब शांति वार्ता के लिए आगे आने लगे थे तो ऐसे में यह हमला अपने आप पे बड़े सवाल खड़े करता है। डिबेट की पहली बड़ी खबर, बीजापुर नक्सली हमले पर बहुत बड़ी खबर है। अब तक 23 जवानों की शहादत की खबर आई है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। गृह मंत्रालय एक्टिव मोड में है और यही एक वजह है कि आज बीजापुर जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अगली बड़ी खबर, बीजापुर में बहुत बड़ी बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलेंगे गृह मंत्री, शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री किसी बड़े एक्शन का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। बीजापुर की घटना पर IG सुंदरराज का क्या कहना है और इसके अलावा अभी तक पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं? अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सुनिए, RJD और BSP के नेताओं के पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखिए। उसमें एक महिला माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी, उसके एक इंसास वेपन भी है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है, खतरा से बाहर बताए जा रहे हैं और लगातार उन इलाकों में भी सर्चिंग जारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्राप्त की गई तो ग्रामीणों से पूछताछ की गई थी। उसी जानकारी अनुसार कल घटना के पश्चात माओवादी द्वारा 3 ट्रैक्टर्स में जैसे उनके घायल लोग का और डेड बॉडी को ले जाने का सूचना मिल रहा है। लड़ाई है जो बराबर का लड़ाई होता, हम लोग का एक निर्णय थे, मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। तो इसमें कहीं भी मतलब आसूचना का जो फेलियर है या बहादुरी की कमी है, हम और मजबूती से आगे बढ़ेगा और जो भी परिणाम होगा मतलब लेकिन ईमानदारी से और बहादुरी से इसको लड़ेगा। आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है
और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए। इस घटना से, इस तरह की दुर्घटना के बाद एक तो है कि हमारा रिजॉल्व मजबूत होना चाहिए इसको जड़ से खत्म करने का, और वो 2 लेवल पर है। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं बखूबी, दूसरा है कि विकास की इतनी रफ्तार दीजिए कि उनका का पूरा आधार ही सिकुड़ जाए, खत्म हो जाए। ये हमारा 2 लेवल पर सिनर्जेटिक अप्रोच होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक समय से नक्सलवादी गतिविधियां तेज रही हैं। वहां पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटती रही हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। उनका हम शहादत के लिए देश हमेशा एहसानमंद रहेगा, जनता रहेगी। मैं ये भी चाहता हूं कि सरकार शहीद हुए परिवारों को भरपूर मदद करे, उनके परिवारों को और जो उनके बच्चे हैं उनको काम देने का काम करे, और जो दोषी लोग हैं इस हिंसा के लिए उन पर सख्त कार्रवाई। इंडिया न्यूज का बिल्कुल सीधा सा एक सवाल है कि क्या यह वक्त आ गया है कि नक्सलवाद के खिलाफ भी सर्जिकल ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, और क्या यह वक्त आ गया है कि जब नक्सलवादियों को भी बिल्कुल आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाए? क्योंकि कभी बीजापुर होता है, कभी सुकमा होता है, कभी गढ़चिरौली होता है, तो कभी कई स्टेट के ट्राई जंक्शन होते हैं। यानी एक जगह पर गुरिल्ला वार किया जाता है, अगले स्टेट में ये निकल जाते हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं। फिलहाल के लिए जो बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें 23 जवान शहीद हुए हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि लापरवाही को लेकर के भी कई सवाल उठते हैं। लापरवाही किसने की है, आपको 1 घंटे की डिबेट में पता चल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 20 दिन पहले ही पता चल गया था, नक्सलियों पर इनपुट मिल गया था। यूएवी के जरिए यानी ड्रोन कैमरा के जरिए यह पता चल गया था कि बीजापुर के इलाके में यानी तरेम इलाके में कई नक्सली हैं। वो नक्सली जिनमें हिडमा गैंग के हैं, हिडमा जो कि बीजापुर नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है, यानी हिडमा के साथी अगर थे, इनके बारे में पता चल गया था और ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देना था। तो फिर ऐसे में जो भी एक एसओपी है उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया, यह पहला सवाल है। ऑपरेशनल प्लानिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारी, एंटी नक्सल ऑपरेशन के बड़े अधिकारी, आईजी रेंज के बड़े अधिकारी अगर इसी इलाके में मौजूद थे, इसके बावजूद भी ये शहादत कैसे हुई है, या फिर इतने जवान शहीद कैसे हुए हैं? नक्सलियों के पास हथियार कौन कौन से थे, अब आप ये भी देख लें। नक्सली ऐसा ही नहीं, बिल्कुल अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहे हैं। यूजीएनएल, रॉकेट लॉन्चर, इंसास, AK-47, इन सभी के साथ में नक्सली लैस थे और इन्होंने बिल्कुल यू शेप बनाया। यू शेप का मतलब ये होता है कि आगे से हमला करेंगे और 3 तरफ से घेर लेंगे, और 3 तरफ से घेरने के बाद यू शेप में किसी ने यूजीएनएल लिया, किसी ने रॉकेट लॉन्चर लिया, किसी ने इंसास राइफल ली, किसी ने AK-47 ली हुई थी, और 3 तरफ से एक साथ में हमला कर दिया गया। और यही एक वजह है कि 23 जवान की शहादत की अभी तक खबरें आई हैं। एक और बड़ी खबर, हिडमा और उसकी सहयोगी पर हमले का शक, नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है हिडमा। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से हिडमा का संबंध है। छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, सुकमा जिले के पुअर्ती का रहने वाला है हिडमा। हिडमा के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको वॉर जोन में लेकर के चलते हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशनल प्लानिंग पर सवाल है। अब आप देखें ऑपरेशनल प्लानिंग को लेकर के क्या क्या सवाल पैदा हो रहा है। जगदलपुर, रायपुर, बीजापुर में बड़े अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के एडीजीपी ऑपरेशंस जुल्फिकार हसमुख मौजूद हैं। सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार 20 दिन से मौजूद हैं। मौजूदा आईजी ऑपरेशंस पिछले 20 दिन से इलाके में हैं। बड़े अधिकारी मौजूद हैं, फिर भी इतना बड़ा हमला क्यों? डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने भी गेस्ट हैं उन्हें एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीके मिश्रा जी नक्सल एक्सपर्ट हैं। फॉर्मर एडीजी बीएसएफ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरी डिबेट के लिए देने के लिए। यासिर जिलानी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन चलाया गया, आतंकियों का सफाया किया गया ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए। एलओसी पर जितने भी आतंकी थे, क्या वक्त आ गया है कि नक्सलियों के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए? देश में लाल आतंक का अंत कब होगा? राशिद भाई, सबसे पहले जो जवान शहीद हुए हैं
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यकीन मानिए कि पैनल पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट और आप जैसा पत्रकार बेहद रिसर्च के साथ अपनी पत्रकारिता को रखता है, उसको भारतीय जनता पार्टी जो दृष्टिकोण है और उसकी जो सरकार है केंद्र में, उसकी तरफ से मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन सारी चीजों का जो कल शहीद हुए हैं जवान, उनकी शहादत जाया नहीं जाए। और यकीन मानिए कि इस लाल आतंक का अंत होने वाला है, बेहद जल्दी होने वाला है। और क्योंकि सारा का सारा मामला इस वक्त गृह मंत्रालय में बहुत नजदीक से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो मैं बहुत ज्यादा अंतर की कोई टिप्पणी इस वक्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन अपने भारतवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के आतंक जरूर अब मुक्त होने का वक्त होने जा रहा है। जब देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तभी ये कहा जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कि लाल आतंक का अंत होने वाला है। जब देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तभी ये कहा गया था कि लाल आतंक का अंत होने वाला है। जब देश के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, तभी ये कहा गया था कि लाल आतंक का अंत होने वाला है। जब देश के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, तभी ये कहा गया था कि लाल आतंक का अंत होने वाला है। लेकिन लाल आतंक का अंत, रेड कॉरिडोर का अंत अभी तक हुआ नहीं है। 11 राज्यों में अभी भी पैर पसारे हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़, क्या तेलंगाना, क्या आंध्र प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी, क्या एमपी और बाकी और 11 राज्यों के बारे में आगे हम बताएंगे। लेकिन हाँ, पीके मिश्रा जी, क्योंकि आप फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ के और कई एंटी नक्सल ऑपरेशन में को आपने कमांड किया है, इसलिए आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जगदलपुर, रायपुर, बीजापुर में बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के एडीजीपी ऑपरेशन जुल्फिकार हसमुख मौजूद हैं। सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार 20 दिन से मौजूद हैं। आईजी ऑपरेशन भी इसी बीजापुर वाले इलाके में मौजूद हैं। इसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा नक्सली हमला होता है, क्या ये ऑपरेशनल फेल्योर है? मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये सभी जो है एक्सपर्ट्स बीजापुर में मौजूद तो हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जब 1 से 2000 तक ट्रूप्स, 4 डिफरेंट टाइप का ट्रूप्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के ट्रूप्स गए, उनका कमांड कंट्रोल और उनका लीडरशिप क्या था, कौन उसका लीडर था, इस टाइप का ऑपरेशन को लीड करने के लिए एक जो उस टेरेन में जो बिल्कुल परिचित है और जो नक्सल ऑपरेशन में काफी कामयाबी हासिल किया हो, उस टाइप का सीनियर लीडरशिप होना चाहिए था ग्राउंड में। मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि उस टाइप का लीडर इसको लीड कर रहा था। अभी तक कोई क्लियरली नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूं कि 2000 ट्रूप्स अगर गए, 4 डिफरेंट टाइप का ट्रूप्स का, उसमें एक आईजी और एक डीआईजी लेवल का कमांडर होना ही चाहिए था। और इस ऑपरेशन में देखिए, अगर यूएवी हमारा पास पहले था, यूएवी ने खबर दिया कि हिडमा ग्रुप वहां मौजूद है, तो इस ऑपरेशन में यूएवी का भी मदद लेना चाहिए था। और ग्राउंड टू एरियल टू ग्राउंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था। उस मुताबिक नंबर 3 जो रिजर्व ट्रूप्स थे, रिजर्व ट्रूप के साथ भी कम्युनिकेशन रखा जाना चाहिए था और रिजर्व ट्रूप्स मौजूद होना चाहिए था और उनको लाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का साधन होना चाहिए था, ना कि एक ऑपरेशन होने के बाद एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी के लिए आप हेलीकॉप्टर ले आए। वहां पर एनटीआरओ, वहां पर ये भी, वहां पर बीएसएफ और एमएचए का हेलीकॉप्टर उपलब्ध रायपुर में किया गया है। तो जब ये इतना बड़ा लेवल में ऑपरेशन हुआ, तो इस टाइम पर हेलीकॉप्टर और यूएवी का मदद लेना चाहिए था। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा 23 मेरे अपने 23 मैं वहां गया हूं जब जिरम घाटी का ऑपरेशन हुआ था और वहां पर काफी हमारे लीडर्स वहां पर शहीद हुए थे। मैं सेकंड डे पर वहां पर गया हूं जिरम घाटी को, जहां पर ऑपरेशन हुआ था, और हमें पता भी ये लगा कि तुलसी डुगरी होकर के जो हमारा मिलिटेंट्स, जो एलडब्ल्यू मिलिटेंट्स वहां पर ऑपरेशन किए थे, तुलसी डुगरी होकर के ओडिशा को चले गए थे। ओडिशा बॉर्डर में घुस करके मालकानगिरी, कोरापुट को चले गए। आपकी बातों के जरिए मुझे ये पता चला है कि कहीं पर ऑपरेशनल लूपहोल है, और ऑपरेशनल लूपहोल ही नहीं बल्कि एक तरीके का ये ऑपरेशनल लीकेज है, जिस लीकेज में ग्राउंड टू एरियल और एरियल टू ग्राउंड कम्युनिकेशन में और कोऑपरेशन में कमी रही है। इस तरह की बातें भी आप कर रहे हैं। क्योंकि आपने जितनी चीजें कही हैं उसे हमने ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। एक बार लेकर के चलते हैं
हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन वॉरजोन में लेकर के चलते हैं आपको। एंटी नक्सल ऑपरेशन वॉरजोन हमें यह बताएगा कि बड़ा जो नक्सली हमला हुआ है कहां पर कमी रही है, जैसा कि पीके मिश्रा जी ने बताया है। हमने इसे पूरी तरह तुरंत ही ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए आप, पीके मिश्रा जी का यह कहना है कि समय के साथ में रणनीति बदलनी चाहिए। अगर यूएवी के जरिए आपको यह पता चल गया था कि हिडमा ग्रुप के जितने भी नक्सली हैं, इन्होंने अगर अलग अलग अपनी टुकड़ी बना करके यू शेप का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो फिर इनके खिलाफ उस तरह की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि आपको यूएवी के जरिए यह पता चल गया है कि हां यहां पर कुछ नक्सली ककूंड हैं, तो उनके खिलाफ एक ही स्ट्रैटेजी के साथ में चलते चले जाएं। टेक्नोलॉजी पर निर्भरता तो हमारी रही, लेकिन टेक्नोलॉजी पर हम इतने निर्भर हो गए कि हमने ये नहीं देखा कि 20 दिन पहले का इनपुट है, 20 दिन पहले के इनपुट से लेकर के अभी तक नक्सली हर दिन और एक एक दिन में कई बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, अपनी मूवमेंट बदलते हैं, अपनी मैपिंग बदलते हैं, और साथ ही साथ एक ट्राई जंक्शन से अलग अलग ट्राई जंक्शन पर जाते हैं। ट्राई जंक्शन का मतलब ये होता है 3 स्टेट के बॉर्डर जहां पर मिलते हैं। तो इन ट्राई जंक्शन के बारे में हमने क्यों नहीं जानकारी हासिल की? ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी पिछले 11 साल में हो गई है। एक जमाना यह हुआ करता था जब नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा बहुत ज्यादा तेज हुआ करता था, लेकिन 11 साल में हम थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में यह भी कहा जाता है कि जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनका फोकस यह रह गया कि नक्सलियों को सरेंडर किया जाए, न कि नक्सलियों का खात्मा किया जाए। और हां, चूंकि हमने आपको बताया ना, सीआरपीएफ के जवान थे, बीएसएफ वाले थे, कोबरा कमांडोज भी थे, और इसके अलावा जो बस्तरिया बटालियन है, ये सभी लोग थे। अलग अलग कमांड की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अलग अलग ट्रेनिंग का मतलब यह है हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है नक्सलियों से निपटने में। तो फिर अगर अलग अलग कमांड मिलेगी तो फिर इसी तरह से ऑपरेशन को कैसे ज्वाइंट अंजाम दिया जाएगा, यहीं पर यह कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन में एक तरीके की कमी रह गई। प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। प्रेम कुमार जी, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी ने यह कहा है कि वक्त आ गया है जब देश से लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। विश्वास है आपको, भरोसा है? देखिए राशिद जी, मैंने कल रात उस ट्वीट का अध्ययन किया जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बघेल जी तीनों के ट्वीट्स मैंने देखे, और मैं जो बात बोलने जा रहा हूं यह खबर भी है। आप ये देखिए कि इनको जब एएनआई ने देश को बताया कि ये घटना घटी है, तो उस समय शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजकर कुछ मिनट हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी ने 7 बजे इस घटना की जानकारी देश को दी और दुख जताया, और 7 बजे के बाद उनके ट्वीट्स का टाइमलाइन देखिए, वो लगातार अपने चुनावी कार्यक्रमों को ट्वीट कर रहे थे। मैं बघेल जी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद रात 12 बजे के तुरंत बाद तो उन्होंने ये बताया कि हम 100 सीट से ज्यादा जीतने जा रहे हैं असम में। ये उनकी संवेदनशीलता का स्तर था। मैं दूसरा उदाहरण गृह मंत्री जी का देता हूं, अमित शाह जी। अमित शाह जी को इस घटना पर संवेदना प्रकट करने में 3 तारीख से 4 तारीख की सुबह हो गई। 8 बज के कुछ मिनट पर उन्होंने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की, और इससे पहले वो रात 12 बजे वो भी 4 अप्रैल का अपना कार्यक्रम ट्वीट कर रहे थे कि अगले दिन हम यहाँ जाने वाले हैं, चुनावी रैली। जवानों की शहादत को आप राजनीति कर रहे हैं। आप चुप रहिए जिलानी जी, आपका वक्त आएगा, मुझे एक खबर देने दीजिए। ये खबर है, नहीं सुन सकते मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, आप दोनों ही लोग रुक जाएं, और जिसका भी टेलीफोन ऑन है अपनी रिंगटोन को बंद करें, और ताकि हम डिबेट को आगे बढ़ा सकें। हाँ, यासिर जिलानी जी आप भी रुक जाएं, प्रेम कुमार जी आप भी रुक जाएं, क्योंकि जवानों की शहादत पर किसी भी तरह की सियासत में बर्दाश्त करूंगा नहीं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे के पास में चलते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे, 2 चीजें कही जाती हैं जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन की हम शुरुआत करने वाले होते हैं ना इस देश में। कहा यह जाता है कि विल पावर की कमी भी आ जाती है, और विल पावर के साथ साथ बहुत बार हम अपना माइंडसेट बना नहीं पाते। हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये कहता है कि भाई नक्सली तो हमारे अपने ही लोग हैं, ये आतंकी थोड़े ही हैं। हमारे यहाँ का एस्टैब्लिशमेंट ये कहता है कि नक्सलियों की जो समस्या है ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाली समस्या है। क्योंकि ये लोग बड़े बड़े जमींदारों के मारे हुए हैं, क्योंकि इनके दिल में दर्द है, क्योंकि इन्होंने बड़ी शहादत दी है, क्योंकि इन्होंने बड़ा त्याग दिया है। यही एक वजह है कि आज की तारीख में ये नक्सली हो गए हैं। आपको लगता है वाकई में ये वो नक्सलवाद है जिसके बारे में चारू मजूमदार ने शुरुआत
1967 में की। क्या ये वो वाला नक्सलवाद है जिसके बारे में कानू सान्याल की तरफ से बात की जाती थी? या आज की तारीख में नक्सलियों को भी बिल्कुल आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ भी एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन किए जाने का वक्त आ गया है? देखिए, पहले तो मैं जो हमले में शहीद हुए हमारे सपूतों को शत-शत नमन और श्रद्धांजलि दूंगा। और ये मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें राजनीति का जो तत्व है वो नहीं दूर रखा जाए तो हम बेहतर तरीके से इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। दूसरी बात, ये समस्या आज की नहीं है, ये कई दशकों से चल रही है और निश्चित रूप से अगर हम इसका सही ढंग से फोकस एक्शन नहीं लेंगे तो हमें निश्चित रूप से वही हुआ जो होता रहेगा। अब जब हमारी डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा फोर्स, बसरिया बटालियन, जब ये चारों मिलके काम कर रहे हैं और वहां सामंजस्य कुछ कमी होती है या कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, उसकी वजह से ये उनको हताहतों की संख्या बढ़ जाती है, ये निश्चित रूप से एक दुख का विषय है। और निश्चित रूप अभी जो इसकी जांच ये ऐसी सूचना में आई है कि एनआईए को सौंपा गया है कि जांच करें कि किन कारणों से ये हमला जो है इस ढंग से घातक हो पाया। अब जहां तक आप जो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं इस पर कुछ नियंत्रण कर पाए, तो उसका मुख्य जो है आपने इशारा जो किया, एक पॉलिटिकल विल है, वो राजनीति का एलिमेंट इतना ज्यादा हावी रहा कि वो इसका सॉल्यूशन, समस्या का समाधान होने में हमेशा अड़ंगे अड़ाता रहा। अगर मैं देखिए, मैं राजनीति पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और जहां तक जो फोर्सेस ग्राउंड पे है, जिनसे कि मैं निश्चित रूप से मेरा काफी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, वो हमेशा तत्पर रही है कि बेहतर से बेहतर करें। और जो सबसे आश्चर्यपूर्ण बात मुझे लगती है कि जिस प्रकार से असला आपने बताए कि एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर और बुलेट प्रूफ जैकेट सब उनके पास कहां से आए, ये आधुनिक हथियार उनके पास कहां से आ रहे हैं, इसका मतलब करने का कोई एलिमेंट है जो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। तो हमें पहले आवश्यकता है कि जो एक जनमानस है, जो उनकी ऐसा ग्रुप जो उनकी मदद कर रहा है, वो इस पर रोक लगाए। आपने जिस लोकल लॉजिस्टिक्स की बात की है ना, ये नक्सली अपनी भाषा में इसे बोलते हैं एरिया कमेटी। ये एरिया कमेटी किस तरह से हमारी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेट करती है, एरिया कमेटी किस तरह से तीन तरफ से घेरने की कोशिश करती है, एरिया कमेटी कैसे स्ट्रेटजी ये बनाती है कि तीन तरफ से गोलियां बरसाई जाएं ताकि फोर्सेस को एक तरफ रोक दिया जाए, एक तरफ फोर्सेस को कन्फ्रंट कर दिया जाए और तीन तरफ से घेर दिया जाए। क्यों हम ये कह रहे हैं? एक बार फिर से आपको एंटी नक्सल ऑपरेशन वारजोन में लेकर के चलते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन वारजोन में मुझे लेकर के चलिए, तीन तरफ से कैसे बरसी हैं गोलियां, शहादत जिन पर देश को वाकई नाज है। अब आप देखें कि एक तरफ हमारे जवान थे, दूसरी तरफ नक्सली थे, और इन दोनों का कन्फ्रंटेशन कैसे कैसे हुआ है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो एक तरफ थे, दूसरी तरफ नक्सलियों ने खड़ा कर दिया किसे, कोंटा एरिया कमेटी को। वहीं एक और हमारी जो बटालियन है, सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन, सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन थी, इनके सामने पामेड़ एरिया कमेटी जो बीजापुर की है, नक्सलियों की, इन्हें खड़ा कर दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स हमारी पहुंची हुई थी ज्वाइंट ऑपरेशन में, लेकिन वहीं पर नक्सलियों को यह समझ में आया कि इनका सामना करने के लिए अगर किसी को खड़ा करना है, जगरगुंडा एरिया कमेटी है, इन्हें आगे कर देते हैं। यानी 2000 जवान एक तरफ थे, बासागुड़िया एरिया कमेटी एक तरफ थी। 700 जवानों को तीन तरफ से घेर लिया गया था, 250 नक्सली थे। तीन तरफ से घेरने के बाद यू शेप बना लिया गया, यानी अगर आगे की तरफ से हमला करते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ भारतीय फोर्सेस के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि बिल्कुल हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन किया जाए, और यही किया है। किसी ने भी पीठ नहीं दिखाई है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं शहादत पर वाकई में नाज है देश को। एक बार मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास में चलते हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, एक बात कही जाती है नक्सलियों के बारे में कि इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि ये गुरिल्ला वार करते हैं, ये यू शेप वाली स्ट्रेटजी बनाते हैं, गुरिल्ला वार करते हैं। वार करने के बाद एक जगह पर टिकते नहीं है, अगर तरेम में वार किया है किसी और स्टेट की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, और वहां पर ये ज्यादा एक्टिव होते हैं जहां पर तीन राज्यों के बॉर्डर मिलते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राई जंक्शंस। यानी एक बॉर्डर पर ही हमला करते हैं, अगले बॉर्डर की तरफ जाते हैं, अगले बॉर्डर की तरफ हमारे पास इनपुट आता है, ये तीसरे बॉर्डर से होकर के एक अलग स्टेट में निकल जाते हैं। क्या यह वक्त आ गया है कि ट्राई जंक्शन के लिए हिंदुस्तानी फोर्सेस एक अलग स्ट्रेटजी बनाए? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी टेररिज्म और मिलिटेंट्स के साथ लड़ने का। सबसे पहले तो खामी है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, इसको हमने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लेके स्टेट को दिया है। जो स्टेट ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे आंध्र प्रदेश ने किसी हद तक इसको दूर कर दिया था, मगर वो प्रॉब्लम इसलिए है कि वहां पर दूर करना नहीं है, वहां से जो ये नक्सल हैं वो दूसरी स्टेट में चले गए। जब तक आप एक यूनिफाइड कमांड नहीं बनाएंगे, आप पूरे इलाका जो कि 11 स्टेट है, जो कि आपका रेड कॉरिडोर है, उसके लिए एक
पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जब ये आपके नक्सल हैं, जहां प्रेशर पड़ेगा वो उस स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। दूसरी बात है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए ऐसी जो कि आप नई टैक्टिक्स के साथ आतंकवादियों और नक्सल से लड़ पाए। तीसरी बात है, आपका इंटेलिजेंस कहां था? आपका इंटेलिजेंस जो था ड्रोन और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या मेल मिलाप होना चाहिए था। आपकी जो खबर थी ऑपरेशन प्लान वो लीक हो गई। उनको मालूम था कि आप आने वाले हैं, तो वो किलिंग एरिया में पहले बैठे थे। ये जो स्टैटिक लेवल पे फेलियर है, टैक्टिकल लेवल पे इतना फेलियर नहीं है। जो जवान थे ग्राउंड पे वो लड़े हैं, मगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी ऑपरेशन प्लान वो लीक हो गई। उनको मालूम था कि आप इतने आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो किलिंग एरिया में आपको यू शेप में डाल के कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ज्यादा ट्रेन। कहाँ गए आपके जूनियर लीडर? क्यों नहीं थे जो जूनियर लीडर लीड कर रहे थे? क्यों नहीं था कोई आईजी या डीआईजी इस ऑपरेशन का ओवरऑल कमांडर? ये सच्चाई है जो कि आईजी भी बात कर रहे थे सीआरपीएफ के पुराने, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी रणनीति के साथ चले। क्योंकि जो ये नक्सलवादी हैं, इनका अभी फंडिंग है फॉरेन से, चाइना का हाथ है, आईएसआई का है, और ये जो अर्बन नक्सल हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमें इनको एक प्रकार आतंकवादी लेके चलना पड़ेगा, जो कि हिडमा ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। अब सवाल यही है, अब सवाल यही है, आपने वही वाली बात की है जहां से मैंने शुरुआत की थी कि इन नक्सलियों को भी क्यों ना आतंकी माना जाए। और अगर ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा करते हैं, अगर 11 राज्यों तक इनका फैलाव अभी भी है और हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन के बावजूद भी अभी तक अगर लाल गलियारा टूटा नहीं है, तो फिर इसके पीछे अब क्या किया जाए। मैं यासिर जिलानी के पास एक बार फिर से चलता हूं। यासिर भाई, मुझे याद है आज से 10-11 साल पहले यूपीए की सरकार थी, गृह मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे, और बड़ा नक्सली हमला इसी तरह से हुआ था छत्तीसगढ़ में या गढ़चिरौली में। थोड़ी मुझे याददाश्त पर और भी ज्यादा जोर देने की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, चारों तरफ से विपक्षियों ने घेर लिया। विपक्षियों ने यह कहा कि आखिरकार जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनती है? गृह मंत्रालय की बनती है। कैबिनेट की मीटिंग हुई, यूपीए की मीटिंग हुई, सहयोगी दल साथ में बैठे। सहयोगी दलों ने गृह मंत्री से यह पूछा, वेयर डज द बक स्टॉप्स? गृह मंत्री ने कहा, चिदम्बरम ने, द बक स्टॉप्स एट माई डेस्क। और कहा तो यह भी जाता है कि पर्दे के पीछे की कहानी यह भी है कि गृह मंत्री ने अपने पेपर पुट डाउन कर दिए थे। आज मैं ही सवाल करूंगा आपसे, वेयर डज द बक स्टॉप्स? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये इशू बहुत हर भारतीय के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे जवान शहीद, इस तरह से सवाल करके जो इस वक्त जांच प्रक्रिया है और हमारी एजेंसी वहाँ पे कॉम्बिंग में और तमाम उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर किसी तरह मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं दूसरे दल या जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं और मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। एक काम करें, भारत का लाल गलियारा एक बार दिखाएं, पूरी स्क्रीन पर एक बार भारत का लाल गलियारा उतारा जाए, जो भारत का रेड कॉरिडोर है, और रेड कॉरिडोर कितने राज्यों में फैला हुआ है एक बार हम दिखाते हैं। उसके बाद फिर से मैं यासिर भाई आपके पास में मैं आता हूं। ये जो राज्य है ना, इन राज्यों के बारे में एक एक करके आप देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं किस ट्राई जंक्शन की बात कर रहा था और क्यों मैं ये कहता हूं कि एक राज्य में अगर नक्सली अटैक करते हैं, अगले राज्य में आराम से निकल जाते हैं। और यही जो लाल गलियारा है, इसी लाल गलियारे को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। ये लाल गलियारा क्या है, अब एक एक करके आप देखें राज्य कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत की तरफ से आप चलिए, आंध्र प्रदेश आ जाता है, इसमें बिहार आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, और छत्तीसगढ़ का जो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, ये सब नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, ये वो 10 राज्य हैं जहां से होकर के लाल गलियारा निकलता है। अब एक बार पूरी स्क्रीन पर उतारें, पीसीआर टीम पूरी स्क्रीन पर फुल फ्रेम ग्राफिक एक बार दिखना चाहिए, जहां पर लाल गलियारा हमारे अपने गेस्ट भी देख सकें। 10 राज्यों का ये लाल गलियारा है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये लाल गलियारा आखिरकार क्यों नहीं खत्म होता? ये लाल गलियारा क्यों नहीं टूटता? ये इस लाल गलियारे पर हमारा फेल्योर क्या कहता है? प्रेम कुमार जी, लाल गलियारा क्यों खत्म नहीं होता? देखिए राशिद जी, ये इस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया जो है उसको हमको समझना पड़ेगा कि हम इसको किस रूप से देखते हैं। हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चाइना से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हम अपने देश में बमबार्डिंग करें, एयरफोर्स का इस्तेमाल करें।
हम ये लोग जो नक्सली हैं वो भी इसी देश के लोग हैं, आदि भोले भाले आदिवासी हैं जिनके बीच में वो काम करते हैं और आदिवासियों का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन इस सवाल ये है कि इससे लड़ने के लिए हमने योजनाएं क्या बनाई। सुप्रीम कोर्ट तक ने सलवा जुडूम को गलत ठहराया था कि अपने नागरिकों से आप बदला इस तरह से नहीं ले सकते, ये एक पहलू है। लेकिन आज जो घटना घटी है, जो शहीद हुए हैं जवान बड़ी संख्या में, मैं आपको कह रहा था तो लोगों को मिर्ची लगी। अभी जिलानी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के मित्र बोल रहे, मैं कांग्रेस या किसी पार्टी के मित्र और किसी तरीके से नहीं बोल रहा। मैंने भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तीनों की संवेदनाओं को उनके ट्वीट के जरिए झकझोरा है कि उनकी प्रायोरिटी चुनाव है, वो चुनाव को प्रायोरिटी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, दुख जताते हैं, 58 मिनट नहीं होते हैं वो ममता बनर्जी से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, बनारस की बात कर रहे होते हैं। गृह मंत्री जिनको जानकारी होनी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, उनको प्रतिक्रिया देने में अगला दिन हो जाता है, 3 से 4 अप्रैल हो जाता है, वो अपना चुनावी कार्यक्रम ट्वीट कर रहे होते हैं रात के 12 बजे। आप ये बताइए। और भूपेश बघेल जी का मैंने पूरा सारा ट्वीट बताया कि वो किस तरह से कह रहे थे कि असम में हम 100 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये तीनों की प्रायोरिटी क्या है? क्या इस देश में इतना बड़ा हमला होगा, ये चुनाव खेलेंगे? ये देश, ये मैं किसी पार्टी और किसी के तरफ से मैं नहीं बोल रहा, एक पत्रकार बोल रहा है ये बात। ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी संवेदना का स्तर क्या होगा जब इतनी बड़ी घटना होगी देश में? क्या आप ट्वीट खेलेंगे? क्या आप राजनीतिक कार्यक्रम तय करेंगे? ये सवाल मैं उठाना चाहता हूँ और जिलानी जी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, देश सुनेगा आपको। एक काम करते हैं ना, आपने जितने भी आरोप लगाए हैं आपसे जिलानी के पास में चलेंगे, आसिफ भाई आपको जवाब देने का पूरा मौका देंगे हम। और इसके अलावा मालवी हिडमा को लेकर के भी मैं सवाल करूंगा। मालवी हिडमा ने अगर छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसार लिए हैं, मालवी हिडमा वो है जो कि मास्टरमाइंड है बीजापुर नक्सली हमले का। मालवी हिडमा वो है जिसके गांव के आसपास, जिसके इलाके के आसपास असल में मुठभेड़ हुई है। मालवी हिडमा के बारे में यह कहा जाता है कि इससे पहले भी इसने इस तरह के कई ऑपरेशनल नक्सलियों के इस ऑपरेशनल चीजों को अंजाम दिया है और कई बड़े नक्सली हमले का ये मास्टरमाइंड रहा है। मालवी हिडमा के बारे में बात करेंगे, 1967 के नक्सलवाद के बारे में बात करेंगे, नक्सलवाद का कितना चुनावी इस्तेमाल किया गया है, नक्सलवाद का कितना पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया है, नक्सलवाद को पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कितना जोड़ा गया है और नक्सलवाद को पॉलिटिकली कितना एनकैश किया गया है। आगे हम बात करें उससे पहले हेडलाइंस। बीजापुर का बलिदान, बदला मांगे हिंदुस्तान। हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हुए हम मालवी हिडमा के बारे में बात करते हैं। वो मालवी हिडमा जो बीजापुर नक्सली हमले का मास्टरमाइंड था। आपको एक बार फिर से एंटी नक्सल ऑपरेशन वॉर जोन में लेकर के चलते हैं। मालवी हिडमा के बारे में जानिए आप। बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड है मालवी हिडमा। पुलिस ने हिडमा पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। नक्सल कमांडर मालवी हिडमा नाम बदलने में बड़ा माहिर है। कभी संतोष, कभी इंदुमुल, कभी पुडियाम भीमा के नाम से कुख्यात है। मालवी हिडमा की तलाश में कई राज्यों की पुलिस है। छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला है मालवी हिडमा। सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला हिडमा के गांव में ही हुआ और सुकमा से नक्सली गतिविधियों को संचालित करता है हिडमा। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत और भी कई हमले अंजाम दे चुका है। नक्सली संगठनों में मालवी हिडमा का कद काफी बड़ा है। कम उम्र में माओवादियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना। यासिर जिलानी के पास में चलते हैं। यासिर भाई, थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी ने एक आरोप यह लगाया कि आप लोग संवेदनशील नहीं हैं। प्रेम कुमार जी का यह कहना है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इतने बिजी हैं कि नक्सलवाद या फिर नक्सलवाद कितना पांव पसार रहा है या बीजापुर का नक्सली हमला कितना सीरियस है, कितना बड़ा है, इसका कैनवास कितना बड़ा है, इसकी सुध लेने वाला कोई है नहीं। देखिए, अगर वो संवेदनशील होते, उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये दर्शाती। चुनाव क्या कल डिक्लेयर हुआ था? चुनाव प्रक्रिया कल डिक्लेयर हुई है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पिछले कई महीने पहले उसका पूरा का पूरा व्यवस्था, उसको व्यवस्थित करने के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उसके हिस्से में जो प्रचार यासिर भाई, है यासिर भाई, बस माफी के साथ आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है। यासिर भाई, आपको 10 सेकंड के लिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि कई बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। यासिर भाई, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देखें। कहते हैं कि शहादत सबसे बड़ी तब हो जाती है जब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर आता है। आंसू हैं, चीख है, चिल्लाहट है, रुदन है। ये बीजापुर के शहीद जिनका पार्थिव शरीर और उसके बाद घर वाले कैसे दहाड़ मार करके रो रहे हैं। उनका यही कहना है कि देश के लिए मेरे लाल ने शहादत दे दी है। ये शहादत हिंदुस्तान नहीं भूलेगा, लेकिन हम क्या करें। इससे पहले हमारा लाल ये कह करके आया था कि हाँ माँ मैं वापस आऊंगा, बहन मैं वापस आऊंगा। ये जगदलपुर की तस्वीरें हैं, तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर और
इन वीर सपूतों पर देश को नाज है और एक एक का नाम लिखा हुआ है। पार्थिव शरीर इनके घर भेजा जाएगा, इनके गांव भेजा जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने ये देखा कि कैसे घर वाले उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। और ये सर्वोच्च बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान। इनमें से न जाने कितने मां के लाल अपने घर से ये कह करके गए होंगे कि मां मैं लौट करके आऊंगा, मां मैं नवरात्र पर लौट करके आऊंगा, या मां मैं दशहरा के वक्त में आऊंगा। लेकिन हाँ, लाल को जिस घर ने खोया है, कहने के लिए तो हमारे लिए सुर्खियां ये होती हैं कि 23 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन जहां पर 23 घरों का चिराग बुझ जाता है और 23 घरों का वो चिराग न जाने कितने लोगों को रोशन कर रहा होता है, ये आंसू अपने आप में सब कुछ कह रहे हैं। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, सलामी देते हुए ये जितने भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हैं, चाहे बीएसएफ के हैं, चाहे बस्तरिया बटालियन के हैं, इन्हें ये पता है कि हमारा लाल अगर शहीद हुआ है, अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो फिर इसका बदला लिया जाएगा। हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। और इन तस्वीरों के बाद देखने के बाद में वाकई खून खौलता है। पीके मिश्रा जी, खून खौलता है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है। जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जब जिरम घाटी गया और ये चीज मैंने देखा था, मैं ताड़मेटला में जो हुआ था, ताड़मेटला भी मैं गया था, कांकेड़ भी गया हूं, नारायणपुर भी गया हूं। मैंने ये पूरे एरिया को खुद जा करके देखा था। और जब मेरे अपने जवान बलिदान देते हैं तो खून अपने आप ही गर्म हो जाता है और हम चाहते हैं कि उसका बदला हम लेंगे। लेकिन एक चीज है मैं बताना चाहता हूं, जिरम घाटी के बाद हम सोचे बलिदान लेंगे, ताड़मेटला के बाद बोले बलिदान लेंगे, 2017 के बाद बोले हम बलिदान लेंगे। ये हर एक बार हम सोचते हैं बलिदान लेंगे। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे उनके पास, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के पास इतने हथियार कहां से आ गए। देखिए सैटरडे को कितने हथियार वो कहां से ले गए। 2000 ट्रूप से उन्होंने 9 राइफल और 1 LMG उन्होंने छीन के ले लिया और हम जाने दिए। तो ये जितने वेपन्स उनके पास है वो बकायदा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से छीने हुए हथियार हैं जिससे वो लड़ाई करते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो आता है वो अलग बात है। मैं हथियार और एम्युनिशन के बारे में रिप्लाई दे रहा हूं। ये जितने हथियार हैं, मैं और आपसे जानकारी लूंगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रवाना होते हुए क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद बैठक के बाद बासागुड़ा कैंप भी जाएंगे सीएम बघेल। और जगदलपुर निकलने से पहले भूपेश बघेल ने क्या कहा, देखिए। हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े, लगभग 400-450 हमारे जवान रहे होंगे और उस बीच में 4 घंटे लगातार लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों को क्षति हुई है। जहाँ तक के जवानों के 22 जवान शहीद हुए, 1 मिसिंग है और नक्सलियों की भी भारी क्षति हुई है। 4 ट्रैक्टर में उभर के ले गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको बहुत अधिक क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, लेकिन पिछले लगभग 40 मिनट में आपने इतनी बार सुना कि नक्सलवाद, नक्सली अटैक, नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, नक्सलवाद की वजह से इतनी बड़ी समस्या, नक्सलवाद की वजह से लाल सलाम, नक्सलवाद की वजह से लाल गलियारा। लेकिन ये नक्सलवाद है क्या? एक बार आपको क्विक रैप अप कर देते हैं। सत्ता के खिलाफ आंदोलन का नाम, जिसे नाम दिया गया नक्सलवाद। चारू मजूमदार, कानू सान्याल का सशस्त्र आंदोलन, जिसे नाम दिया गया नक्सलवाद। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक थे। शुरू में पुलिस ने नक्सलवादी विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक और 10 से 11 राज्यों तक नक्सलवाद आज तक फैल चुका है। हालांकि 11 साल पहले यह कहा गया, सलवा जुडूम पर जब रोक लगाई गई उसके बाद यह कहा गया अब तो नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन यासिर जिलानी, मैं एक तो विल पावर को लेकर के आपसे सवाल करूंगा। हालांकि मेरे साथ में कोई कांग्रेसी नेता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक राजनेता हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। और सवाल यह है, नक्सलवाद एक ऐसी चीज है, लाल सलाम एक ऐसी चीज है जिसे न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां देश में इस्तेमाल करती हैं। इसे आप लोग रोक क्यों नहीं पाते?
नक्सलवाद एक ऐसी चीज है और माओ से तुंग की विचारधारा एक ऐसी चीज है जहां पर यह कहा जाता है कि बंदूक की नोक से ही सत्ता निकलती है। इस तरह की बात नक्सलवादी भी करते हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो किया करती हैं। न जाने कितने यूनिवर्सिटीज में इस तरह की बातें चलती हैं, न जाने कितने शहरों में इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन ये बातें आज तक रुक क्यों नहीं पाई? ये एक्सट्रीमिज्म आज तक रुक क्यों नहीं पाया? नक्सलवादियों को अतिवादी आज तक घोषित क्यों नहीं कर पाए? नक्सलवादियों को आतंकी आज तक घोषित क्यों नहीं कर पाए? देखिए राशिद भाई, मैं आज बिल्कुल जिस तरीके के दृश्य आप दिखा रहे हैं, बार बार आंखें नम है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने खुद ही सामने रख दिया ये बात कि अगर अभी सख्ती से कार्रवाई की शुरुआत कर दी जाए तो भारत के कई सारे हिस्सों में, भारत के कई सारी नामी गिरामी विश्वविद्यालय में लोग उन्हीं नक्सलियों के समर्थन में आ जाएंगे और यही प्रेम कुमार उनके समर्थन में बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। और इनके लीडर ये इस वक्त तो प्रेम कुमार जी जवाब बन गए हैं। दें, अगर प्रेम कुमार जी जवाब दें, अगर नक्सलियों को मारा जाता है तो आप लोग ये कहेंगे कि इनका मानवाधिकार कहाँ गया? प्रेम कुमार जी जवाब दें, आप लोग मानवाधिकार का रोना रोने लगते हैं। प्रेम कुमार जी जवाब। देखिए, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था राशिद जी, और मैं बोलना चाहता हूं कि लगातार डिबेट में भी ये बदला लेने की बात आ रही है। हिंदुस्तान की फोर्सेस बदला लेने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए होता है। नक्सलवाद का खात्मा हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हम बदला लेने के लिए हमारी फोर्सेस नहीं होती है, ना हो सकती है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, बदला लेने का जो भाव है, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, हम तो यहाँ पर बैठे हुए बदले की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, सर्वोच्च बलिदान की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि करारा प्रहार किया जाएगा, हम ये कहते हैं कि घुस करके मारेंगे, हम ये कहते हैं कि गढ़चिरौली से लेकर के बीजापुर तक, जगदलपुर से लेकर के बाकी जितने भी नक्सल इन्फेस्टेड एरिया हैं वहां से नक्सलियों का सफाई कर देंगे। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, हाथ कहां पर बन जाते हैं? हाथ बांधने वाला कौन होता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि एक जॉइंट शिप में चलना पड़ेगा, यूनिफाइड कमांड में। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट हो जाते हैं और ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सोल्यूशन है, इसकी एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी है। आपको रोड बनानी है, आपने उस इलाके तक जाने के लिए और अपने व्हीकल खरीदने, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल होनी चाहिए, और आपकी जो रणनीति है उसमें बदलाव आने की जरूरत है। उसके कारण क्या है, अलग अलग फोर्सेज हैं वो ऑपरेट जॉइंटली नहीं कर पा रही हैं। आपको यूनिफाइड कमांड बना के जॉइंटली ऑपरेट करो, और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो पुख्ता होनी चाहिए और आपकी इंटेलिजेंस लीक नहीं होनी चाहिए। और आपको दूसरा करना पड़ेगा कि आपको आइसोलेट करो नक्सल को और लोगों से दूरी कराओ। आपका इंटेलिजेंस और इन पे एक्शन ले, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो नक्सल को पैसा देते हैं, जो नक्सल के बारे में बात करते हैं। और सच्चाई है कि ग्राउंड लेवल पे अगर नक्सल हैं तो वो टेररिस्ट से कम नहीं है। जब हमारे 30 जवान शहीद हुए हैं तो फिर कहां पर कमी है? कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। हमें अभी ऑपरेट करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, और जॉइंटली करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड। टैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें अगर स्ट्रैटेजिक लेवल पर प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे चाहिए सोल्यूशन। मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात करता ही नहीं अपनी डिबेट में। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, हिंदुस्तान की जो फौज है यानी हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन हिंदुस्तान में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर इस तरह के नक्सली हमले होते हैं तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए? सवाल नंबर 1। यूनिफाइड कमांड के जरिए क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 मेरा यह है कि अगर हमारी मिलिट्री किसी भी देश में घुस करके उसके आतंकियों को उड़ा सकती है, तो फिर हमारी पैरामिलिट्री में क्या यह ताकत है कि जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस हैं, जो भी ये नक्सलवादी करते हैं 10-10 राज्यों में, क्या हमारी बीएसएफ, क्या हमारी सीआरपीएफ, क्या हमारे कोबरा कमांडो, क्या हमारे कोया कमांडो, क्या हमारी लोकल पुलिस इनका सफाया करने में सक्षम है? देखिए, हम यहाँ पर पूरे जो अपना हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक एलिमेंट और टैक्टिकल एलिमेंट को बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन इसका अलग होगा और टैक्टिकल सॉल्यूशन अलग होगा। टैक्टिकल सॉल्यूशन होगा जो फोर्सेस ग्राउंड पे है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये सब बने हैं टैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए। स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों को बैठ के एक ज्वाइंट नीति बनानी पड़ेगी, या जिसे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी के हिसाब से आप कह सकते हैं, तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। दूसरी बात,
अगर हम केवल विचार करेंगे, केवल बातचीत करेंगे और उसको जो तालमेल जो सामंजस्य चाहिए आपस में वो नहीं बिठा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम समस्या के हल की तरफ नहीं जा रहे, हम केवल एक कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें एक सोची सुलझी एक स्ट्रेटेजिक नीति रखनी होगी, साथ में टेक्निकल फोर्सेस को आपस में। देखिए, मैंने ज्वाइंट ऑपरेशंस की मीटिंग में हिस्सा मैंने खुद लिया है, और जिस प्रकार से आप लोग जो बात कर रहे हैं यू शेप, ये सब वहां पर जो गवर्नमेंट फोर्सेस को पता है कि अटैक किस प्रकार से होगा, वहां पर घने जंगलों में किस प्रकार से टेरेन को फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रकार से थर्मल इमेजिंग होगी, किस प्रकार से ड्रोन सर्वेलेंस का यूटिलाइजेशन होगा, ये वहां पर जो ग्राउंड फोर्सेस है वो करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्रियान्वयन में कहीं कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से हमें इतनी क्षति हुई है। निश्चित रूप से ये इंटेलिजेंस ने खबर दी है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, एग्जीक्यूशन लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर, स्ट्रैटेजिक लेवल पर, हर एक लेवल पर और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन लेवल पर सोचने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, तभी नक्सलवाद का अंत हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का वक्त इतना ही था, लेकिन हाँ, आज डिबेट के अंत में मैं अपनी बात नहीं करूंगा। डिबेट के अंत में मेरे बाईं तरफ जो तस्वीरें चल रही है ना, इंडिया न्यूज नमन करता है अपने शहीदों को, इस शहादत को नमन करता है, सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। जितनी भी मां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी घर वाले हैं, अगर आज इनका सीना दहाड़ मार करके ये लोग रो रहे हैं और इनका सीना छलनी है दुख से, तकलीफ से, तो हमारी संवेदनाएं इनके साथ में हैं। लेकिन हम एक सवाल कर रहे हैं, कब तक तिरंगे में लिपटा हुआ ये शरीर आएगा? कब तक शहादत होती रहेगी? कब तक नक्सलवाद के नाम पर हम विल पावर का खेल खेलते रहेंगे? कब तक नक्सलवाद के नाम पर राजनीतिक रुदन होता रहेगा? जब तक राजनीतिक रुदन होगा तब तक इतना रोना होगा, तब तक इतने आंसू बहते होंगे। आंसुओं का सैलाब भी बंद होना चाहिए, शहादत के लिए जवाब मिलना भी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय भी होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो अपॉर्चुनिटी के लिए चंद लोग पहुंचे, इतना भर नहीं है। तिरंगे में लिपटा हुआ कोई शरीर अगर घर का चिराग बुझ जाता है और घर में जाता है, तो आप समझिए कि कितनी जिंदगियां जो रोशन थी उस एक जिंदगी की वजह से वो भी बुझ जाती हैं। वो रोशनी कम हो जाती है, वो रोशनी मध्यम पड़ जाती है। और देश सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमें शहादत का हिसाब चाहिए, हमें बदला चाहिए, हमें घुस करके मारने वाले चाहिए, हमें नक्सलवाद का अंत चाहिए। नक्सलवाद के नाम पर मानवाधिकार का रोना नहीं रोया जाएगा अब देश में। 134 करोड़ का हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा है, बदला और सिर्फ बदला। ब्रेक।